हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज के वीडियो में हम एक अनोखे व्यक्ति इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह व्यक्ति जिसका नाम आप लोगों ने मूवीज में सुन रखा होगा या जब कभी भी आपने इतिहास का अध्ययन किया होगा तो यह व्यक्ति आपके समक्ष आता है। इसके बिना इतिहास, जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास, वो आपको अधूरा प्रतीत होगा। तो आइए इस वीडियो में हम इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम वर्तमान काल में जो भारत में रुपया चलता है तो उसके पीछे क्या देखते हैं? एक चिन्ह देखते हैं। उसके चिन्ह में क्या होता है? 3 शेरों वाला एक चिन्ह मौजूद होता है, 3 शेर मौजूद होते हैं। अब यह चिन्ह लिया कहां से गया है? तो यह लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। इसे कैसे बनाया गया था? इस स्तंभ को चट्टानों को काटकर। तो जिस व्यक्ति ने इस स्तंभ का निर्माण किया था उसका नाम क्या था? अशोक। क्या नाम था? अशोक। तो इसी व्यक्ति के अनोखे व्यक्तित्व के बारे में हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप वो चिन्ह देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देते हैं? सिर्फ 3 ही शेर दिखाई देते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में है, वास्तविक रूप में यहाँ कितने शेर हैं? यहाँ 4 शेर हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि फिर वो चौथा शेर क्यों नहीं दिखाई देता है? तो वो पीछे रहता है, वो आपको पीछे रहता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। तो चलिए अशोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि यह किस साम्राज्य से संबंध रखता है, किस साम्राज्य का ये राजा था, शासक था। तो यह किस साम्राज्य का शासक था? मगध साम्राज्य। इस साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार, अजातशत्रु नामक क्या हुए थे? महान शासक हुए थे। उनसे धीरे धीरे चलते चलते यहाँ के शासक कौन बने? मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के शासक यहाँ पर राज्य करने लगे। तो जो सबसे पहला सम्राट था इस वंश का, जिसने इस वंश की स्थापना की, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या था? अशोक का दादा था। इसकी सहायता की किसने सम्राट बनने में? चाणक्य। आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। इसने एक ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, जिसमें इसके विचार आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे भी सुनते होंगे कि यह चाणक्य नीति है। तो वो चाणक्य नीति कहां से बिलोंग करती है? अर्थशास्त्र से। तो चलिए यहां पर बताता हूं। मगध जो साम्राज्य है, इसकी राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। इसमें और अनेक जो प्रमुख शहर थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तक्षशिला, ये कहां पड़ता है? तो ये अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लेकिन उस जमाने में, उस दौरान, उस काल में यह क्या था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। तो यह उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया, यहाँ यदि कोई व्यक्ति व्यापार के लिए जाया करता था तो ये बीच में क्या पड़ता था? एक केंद्र बिंदु पड़ता था। व्यापारी यहाँ आराम किया करते थे। अब एक और शहर है, नगर है उज्जैन। ये विश्राम स्थल था। कहाँ? किन दो स्थल के बीच में? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जब व्यापारी को यहां से उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना पड़ता था तो ये एक विश्राम नगर के रूप में कार्य करता था। व्यापारी यहाँ पर अपना ठहराव करते थे। तो चलिए अब हम बारी बारी से क्या करेंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे। और राज्य है तो साम्राज्य से कैसे भिन्न है?
तो मगध क्या था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसने क्या किया था, उस समय के जितने महाजन पद हैं उनको अपने में स्वयं में समाहित कर लिया था। तो राज्य, ये साम्राज्य राज्य से कैसे अलग है, से कैसे अलग। तो अनेकों राज्य हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, बड़ा साम्राज्य बनता है। यदि अब ये बड़ा क्षेत्र है तो लाजमी है कि यहाँ क्या होगी, बड़ी सेना होगी, प्रशासन इसका होगा क्या, बहुत बड़ा होगा, उसको संभालने के लिए कर्मचारी होंगे। तो इतनी बड़े शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए अब इसे अत्यधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो इस संसाधन की पूर्ति ये कैसे करते थे, कर से, और दूसरा उपहार या भेंट, इनसे करते थे। तब हम प्रशासन के बारे में बात करते हैं, इस काल के प्रशासन के बारे में। प्रशासन इतना बड़ा क्षेत्र था, इतना बड़ा साम्राज्य था, कहां से कहां तक फैला था, मानो जो भारत की प्राकृतिक सीमा है वहां तक था। भारत की प्राकृतिक सीमा आप जानते हैं, इधर हिमालय, ये भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप है, उसमें शामिल हो जाता है। तब इस साम्राज्य पर शासन करने के लिए इसने क्या क्या रणनीतियां अपनाई। तो सबसे पहले क्या किया इसने, जैसे आज हमारे देश को अनेक राज्यों में बांटा गया है, इसी प्रकार इसने क्या किया, पहले पूरे अपने साम्राज्य को प्रांत में बांट दिया। ठीक, अब इस प्रांत के पर शासन करने के लिए इसने क्या किए, गवर्नर नियुक्त किए। अब ये गवर्नर होते कौन थे, तो ये राजकुमार होते थे या फिर राजवंश से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही सामान्यतः क्या बनते थे, गवर्नर बनते थे, ताकि जो सम्राट है उसका नियंत्रण अपने प्रांतों पर बना रहे। और जो पाटलिपुत्र था और जो इसके आसपास का क्षेत्र था, इस पर क्या करता था, सम्राट खुद प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता था। क्या करता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था। यहाँ पर वह अधिकारी नियुक्त करता, उनको वेतन देता और उनका क्या करता था, हस्तांतरण करता था, स्थानांतरण करता था उसको उनको। अब इतने बड़े साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाना था, तो इसने क्या किया, संदेशवाहक नियुक्त किए, यानी गुप्तचर, जो इसे पूरे साम्राज्य का ब्यौरा प्रदान करता रहे कि क्या पूरे साम्राज्य में इसके चल रहा है। जैसे आज का भी शासन है तो गुप्तचर प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति थे वो क्या थे, उन पर उनको सम्राट ने क्या छोड़ दिया था, स्वतंत्र। बस उन्हें एक दायित्व की पूर्ति करनी होती थी, वो ये क्या करोगे, आप वन में रहते हो, आप वन उत्पाद, लकड़ी वगैरह, हाथी, ये सब भेंट के रूप में सम्राट को अर्पित करोगे। अब हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट। अनोखा सम्राट, इतिहास में जितने प्राचीन काल के इतिहास हो गए, मध्य काल के इतिहास हो गए, अनेकों शासक हुए हैं। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया, अपना शासन स्थापित किया। लेकिन जब बात अशोक की आती है तो ये क्या करता है, पूरे भारतीय इतिहास में एक अनोखा और अमिट छाप छोड़ता है। क्यों, क्योंकि एक इसके मूलभूत जो इसके क्या इनोवेटिव सोच था, इसका जो मौलिक विचार था, धर्म के कारण, किसी कारण धर्म। तो इसकी शुरुआत, इसकी उसका उदय कैसे हुआ, तो आपने कलिंग युद्ध के नाम सुन रखा होगा। उस युद्ध में क्या हुआ, बड़ी संख्या में जो इसके
इसने क्या किया, लोगों का हत्या की, बड़ी संख्या में लोग युद्ध में मारे गए, तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया, इसे हिंसा क्या हुई, व्यर्थ दिखाई देने लगी। इसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, हिंसा को सदैव त्याग दूंगा और अहिंसा का पालन करूंगा। इसी क्रम में एक मौलिक विचार जो सामने आया वो धर्म के रूप में दिखाई आपको पड़ता है। तब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि धर्म है क्या, तो क्या ये अलग धर्म है? तो जी नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई धार्मिक भवन नहीं है, यानी एक ये धार्मिक संरचना के रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर है क्या ये वास्तविक रूप में? तो जैसे पिता अपने पुत्र को क्या करता है, नैतिक शिक्षा देता है, उसका ये दायित्व होता है कि अपने पुत्र को बताए कि ये चीजें गलत है, उसको सही दिशा निर्देश दे, उसका मार्गदर्शन करे। तो उसी प्रकार से जो अशोक था वो अपनी जनता को अपनी संतान मानता था। तो ऐसे में उसने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए धर्म का विचार उत्पन्न किया। इसने क्या देखा अशोक ने कि समाज में क्या है, अनेक समस्याएं मौजूद हैं, लोगों के समक्ष अनेक समस्याएं मौजूद हैं। अब इसकी क्या हुई, जनता को जब ये पुत्र मानता था, अपनी संतान मानता था, तो इसके मन में संवेदना उत्पन्न हुई, ये दृढ़ित हो गया कि इन्हें मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका समाधान ढूंढना है। तो क्या क्या समस्याएं मौजूद थी? पहली ये कि समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। अब जब अलग अलग धर्म के लोग रहते थे तो उन खुद की अलग अलग धार्मिक भावना को लेकर उनमें क्या होता था, उनका अलग विश्वास था, उनकी अलग मान्यताएं थी, तो इससे उनमें टकराव उत्पन्न हुआ। दूसरा, परिवार और समाज में झगड़े हुए जा रहे थे। तीसरा, जानवरों की बलि, यानी यज्ञ में उपयोगी जानवरों तक की बलि दी जाती थी। तो ऐसे में इसको इस बात की चिंता हुई। अगला, दास के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे में इसने क्या किया, अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि क्या करे वो इन्हें इन समस्याओं के संदर्भ में समाधान प्रस्तुत कर सके, इनका मार्गदर्शन कर सके। तो जिन अधिकारियों की नियुक्ति की उसे क्या बोला गया, महामात्र। तब भी बोला जा सकता है महामात्र। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और क्या किया, अपने संदेश को अभिलेख पर और शिलालेख स्तंभ पर अंकित करा दिया। और क्या किया, इसे जगह जगह लगवा दिया। जैसा आज हम देखते हैं कि विज्ञापन जो होता है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर अलग अलग जगह पर लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो सके। तो इसी प्रकार ये क्या किया, इन्होंने अशोक ने अलग अलग जगह पर स्तंभ, अभिलेख, शिलालेख लगवा दिए। और क्या किया, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी ताकि ये अधिकारी जनता को ये जिसमें जो संदेश लिखे हुए हैं वो उसे पढ़ पढ़ कर सुनाए। तो ये क्या था, एक अभिनव, एक नया सोच था, नया प्रयोग था। जनता को संदेश देने वाला क्या था, एक नया सोच, नया प्रयोग था। ये तो गए इसने साम्राज्य के भीतर जो काम किए। अब इस धर्म अपने जो सीमा थी, जो राज्य की सीमा थी, उस पर इसे क्या करना था, शांति स्थापित करना था। तो ऐसे में इसने अपने पड़ोसियों को
अपने पड़ोसी को क्या किया, आश्वस्त किया कि मैं आपके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। हम अब क्या कर रहे हैं, शांति का नीति का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं। तो इसने अपने पड़ोसी को आश्वस्त कर दिया कि मैं यदि आप पर आक्रमण नहीं करता हूं तो आप भी मेरे साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, यहां क्या किया, अपने दूत भेजे। तो इसमें श्रीलंका का शासक इससे इतना अत्यधिक प्रभावित हुआ कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब इसके जो कल्याणकारी कार्य हैं वो देख लेते हैं कि सिर्फ ये धर्म की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु इसके कल्याणकारी कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसने क्या किया, सड़कें खुदवाई, तालाबें बनवाए और क्या क्या विश्राम स्थल बनवाए, कृषि पर ध्यान दिया। इसका एक और जो संदेश था जनता के लिए, ये क्या था, उसके समीक्षा पर आधारित था। उसने क्या, लोगों को ऑब्जर्व किया, देखा कि जितने भी लोग, जनता है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे उत्सव या फिर कोई गम का माहौल हो तब भी क्या करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी क्या करते हैं, अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। तो इसने जनता को यह बताया कि इन अनुष्ठान में आपका धन अपव्यय हो रहा है, यह क्या है, व्यर्थ है। इसकी जगह आप क्या करें, अलग रीतियां का पालन करें, अन्य रीतियां का पालन करें, जिसमें आप सभी का आदर करें, बड़ों का। दूसरा, अपने मन में दया का भाव रखें, यह पशुओं के प्रति भी हो और अन्य मनुष्यों के प्रति हो। सबसे प्रेम करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान करें। तो इस प्रकार से इसके कार्यों ने इसे पूरे इतिहास काल में अनोखा व्यक्तित्व प्रदान किया। इसने क्या किया, एक अलग अमिट छाप छोड़ी। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो चैप्टर है उसकी पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।